जैसा कि गांव से आपने पढ़ाई की है, वहां पे लोग अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से या बाहर पढ़ाने से डरते हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज में। आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, जबकि लड़कियों के लिए सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच उतनी ज्यादा प्रेफरेबल मानी नहीं जाती है, तो इसके पीछे क्या रीजन था कि आपने सिविल एक्चुअली इंजीनियरिंग ही चुनी? तो मैंने रैंडमली सिविल ब्रांच ले ली थी। मुझे कुछ नहीं पता था आगे क्या होता। मुझे तो ना सब इंजीनियर पता था ना एसडीओ पता था। मैंने कभी कुछ नहीं सुना था। आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई 2019 में और उसके जस्ट बाद कोरोना आ जाता है, तो उस बीच में आपने अपने रिलेटिव्स का और नेबर्स का कहीं ना कहीं वो हमारे पर कुछ ना कुछ तो टारगेट रखते हैं कि परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, तो आपने उसका प्रेशर कैसे लोग बहुत बोलते हैं बट मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि लोगों का नहीं सुनना चाहिए, जीता? क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अच्छा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग में कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया और उस काम को करते रहने में कंसिस्टेंसी होना, तो आपने बेसिकली ये दोनों एलिमेंट्स कैसे मेंटेन रखे? टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है उसको आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल भी। जिस सब्जेक्ट का हम्म। वेटेज बहुत ज्यादा है आप उसको बहुत अच्छे से करो। आपका मन नहीं है तो भी पढ़ो, क्योंकि हम्म। सामने वाला जिससे आपका कंपटीशन है वो पढ़ रहा है। So, hello everyone, myself Divyanand Tripathi, and today we have Miss Ankita Sagora ma'am with us. She has completed her BTech from Government Engineering College Riva in Civil Engineering in 2019, and after that she cleared MPPSC 2023 and currently working as SDO in RES department. So, I welcome you, ma'am, on my NITN Blogger channel. थैंक यू। Actually, your journey is so much special because you belong to a rural area where gender discrimination is so much common. So, यस। many congratulations एक्चुअली for. थैंक यू सो मच। एक्चुअली Yes. इन माय विलेज Yes. girls are not allowed to study. They are supposed to marry early. So I Oh. get this chance. So I feel very lucky. हम्म। तो आप, जैसा कि गांव से आपने पढ़ाई की है, वहां पे लोग अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से या बाहर पढ़ाने से डरते हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? एक्चुअली मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज में। उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ हर मैरिज। सो शी अलाउड मी टू स्टडी। सो आपने इंजीनियरिंग बाकी करने के लिए मेरे कैसे सोचा? आपको किसी ने सजेशन इंजीनियरिंग दिया? करने का एक्चुअली क्या था कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। हम्म। तो मेरी मदर चाहती थी कि मैं मतलब मैथ अच्छा है तो इंजीनियरिंग करूँ। तो मेरी मदर का ही रोल था इंजीनियरिंग करने में बेसिकली। तो मैंने ये सोचा था कि मैं एमपीपीएससी करूंगी नॉन टेक्निकल। बट मुझे सिविल में काफी इंटरेस्ट आया, दैट्स व्हाई आई चूज सिविल इंजीनियरिंग। हम्म। और आपने अभी कहा ना 2023 का एसडीओ है, तो वो 2023 का नहीं है। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन 2021 में आया था। फिर हम्म। उसका 22 में रिजल्ट आया था, 22 नवंबर में। फिर उसका हम्म। इंटरव्यू काफी डिले हुआ, तो 2023 में उसका इंटरव्यू हुआ और हम्म। अभी रिजल्ट आया। सो बेसिकली ये 2021 है, एमपीपीएससी अच्छा। 2021 के। हम्म। सो आपने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, जबकि लड़कियों के लिए सिविल यस। इंजीनियरिंग की ब्रांच उतनी ज्यादा प्रेफरेबल मानी नहीं जाती है, तो हम्म। इसके पीछे का क्या रीजन था कि आपने एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग ही चुनी? हाँ, मैं एक्चुअली जब कॉलेज गई थी अपने, तो उन्होंने हमसे यही क्वेश्चन किया था कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज किया। बट मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो पर्टिकुलर काका काका नहीं पता था इंजीनियरिंग का कुछ भी। तो हम्म। मैंने रैंडमली सिविल ब्रांच ले ली थी। मुझे कुछ नहीं पता था आगे क्या होता। मुझे तो ना सब इंजीनियर पता था ना एसडीओ पता था। मैंने कभी कुछ नहीं सुना था। मेरे अच्छा। को ये था ग्रेजुएशन करना है, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। लकीली सिविल ब्रांच अच्छी मिल गई मुझे। मुझे बाद में पता चला ये सबसे अच्छी ब्रांच है। बट बिफोर जब मैं मतलब गई हूँ इंजीनियरिंग करने, तब मुझे नहीं पता था मुझे क्या लेना है क्या करना। मैं बस रैंडम गई और ले लिया अच्छा, आपने ट्वेल्थ के ऐसे। बाद आईआईटी का भी एग्जाम दिया था? नहीं दिया था। मेरा ये था हमेशा से कि ग्रेजुएशन कर लेती हूँ फिर एमपीपीएससी का मैं मतलब प्रिपरेशन करूंगी। अच्छा, बट कॉलेज उस जाने के टाइम बाद, मुझे नहीं पता था। हाँ, कॉलेज जाने के बाद आपने कोडिंग भी उस करी टाइम होगी फर्स्ट ईयर में? बनूंगी, क्या बोल रहे हो? कॉलेज जाने के बाद आपने हाँ कोडिंग बोल। वगैरह भी करी होगी फर्स्ट ईयर में? जब मैं कॉलेज में थी तो मैं पूरे टाइम सोचती रहती थी कि मैं आगे क्या करूंगी, मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा। हम्म। तो मुझे लकीली बहुत इंटरेस्ट आने लगा सिविल में। तो मुझे समझ आया कि अब मैं यूपीएससी के थ्रू आईईएस की प्रिपरेशन करूंगी। हम्म। बट जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया मैंने, तो हम्म। सीट्स बहुत डिक्रीज हो गई थी यूपीएससी की।
तो मुझे सब लोगों ने सजेस्ट करा, मेरे फ्रेंड्स ने, कि आप स्टेट का एई दो, उसमें आपको अपने स्टेट में रहने का मौका भी मिलेगा और एई का काफी रुतबा भी रहता है, आपको काफी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दैट्स व्हाई आई चूज टू बिकम ए स्टीवर। अच्छा, आपने कभी गेट वगैरह के लिए भी प्रिपेयर किया या फिर आपका एमबीबीएस ही गोल था? मेरा एक्चुअली हमेशा से था कि मेरे को जॉब करना है, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच था फैमिली में। दूसरा हम्म। गेट के थ्रू अपन या तो पीएसयू में जाते हैं या एमटेक करते हैं, तो मुझे दोनों ही नहीं करना था, ना मुझे पीएसयू में जाना था ना मुझे एमटेक हम्म। करना था। मेरे को था कि स्टेट की मेरे को जॉब मिल जाए, मैं एसडीओ बन जाऊं। तो एक टाइम के बाद मेरा पर्टिकुलर एम हो गया था कि एसडीओ ही बनना है, ऐसा। बट मैंने गेट दिया है, क्वालिफाई भी किया है, बट मेरे को अच्छा। गेट के थ्रू कुछ करना नहीं था ऐसा। हम्म। मेरे को ये था कि यूपीएससी के थ्रू एसडीओ ही बनना है। आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई 2019 में और उसके जस्ट बाद कोरोना आ जाता है। तो उस बीच में आपने अपने रिलेटिव्स का और नेबर्स का कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो टारगेट रखते हैं कि अ, परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, तो आपने उसका प्रेशर कैसे झेला? रिलेटिव बोलते थे, नहीं लगी। बोलती कोरोना में कहाँ लगेगी। वो मुझे बोलते कोरोना के बाद लगेगी, तो मैं बोलती कहाँ लग जाएगी। अच्छा। तो यही हम्म। था मेरे को। कई लोग बोलते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम्म। तो मैं बोलती थी ठीक है, नहीं होगा तो फिर पूरी सब्जी बना के बेचूंगी मार्केट, खाली तो मैं नहीं बैठूंगी। तो ऐसा था। तो हाँ, लोग बहुत बोलते हैं, बट मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि लोगों का नहीं सुनना चाहिए, हम्म। क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सही बात है। तो लोग बहुत बोलते थे, बहुत लोग बोलते थे तो तुम्हारा भी नहीं लगा? हम्म। मैं बोलती थी कि लग जाएगा ना एक दिन। अच्छा। लकीली अब लगेगा, तो अब नहीं बोलते। लेकिन हाँ, जितने बोलते थे ना पहले ही बोलते थे, रिजल्ट आने के बाद कोई नहीं बोला था, मतलब कंग्रेचुलेशन भी विश नहीं करा लोगों ने, बहुत ने तो। हम्म। बट पहले हमेशा पूछते थे तुम्हारा भी नहीं हुआ सिलेक्शन। हम्म। मैं बोलती थी हो जाएगा एक दिन, वेट, थोड़ा समय लगता हम्म। है। तो सही बात यहाँ पे यही मैंने अपनी में सीखा है कि आपको लोगों का नहीं सुनना है, क्योंकि लोग है। आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे। मोटिवेट तो कोई करेगा नहीं आपको। हम्म। आपको तो डिमोटिवेट करेंगे करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी डिमोटिवेट कर देंगे। मेरे सही बात है। पेरेंट्स को सब बोलते थे, बोले थे हम्म। ना इंजीनियरिंग मत करवाओ, लेकिन वो अब हम्म। घूम रही है। बीएड हम्म। करवाए होते तो टीचर बन जाती। हम्म। तो मेरे को लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। मैं बीएड हम्म। करती तो टीचर होती, बीएड नहीं हम्म। किया तो आज इंजीनियर हूँ। बीएड से तो बेटर ही हूँ ना। हम्म। तो कई लोग बोलते थे बीएड नहीं होती ना, तो गौरव जी तो कंफर्म है कि टीचर हो गई होती, इंजीनियरिंग से टीचर नहीं होगी। तो हाँ, सेक्रीफाइस करा है मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए, बहुत बहुत सारे ताने भी सुने हैं, बट मुझे हम्म। लगता है इसे नहीं करते हैं। अपनी लाइफ अपने हिसाब से होना चाहिए। हम्म। जैसा कि आपने एमबीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करी बोल है और नहीं आपने रही हूँ, क्लियर भी मैं करा बोलती बहुत। है, आपने क्लियर भी करा है एमबीपीएससी, तो बेसिकली एमबीपीएससी का रिक्रूटिंग हम्म। पैटर्न क्या होता रिक्रूटमेंट पैटर्न चेंज होते रहता है, इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं बोलूंगी कि यही है। पहले क्या होता था, 3 स्टेज में पेपर होता था, प्री होता था, मेंस होता था, इंटरव्यू होता था। है? हम्म। पहले प्री में माइनस मार्किंग नहीं होती थी, मेंस में लिखना रहता था। तो कभी हम्म। कभी क्या होता था, पहले का पैटर्न बता रही हूँ, एमपीपीएससी का पैटर्न पहले ऐसे था। तो पहले क्या होता था, अगर आपका प्री गड़बड़ हो गया तो आप मेंस पे लिख के बढ़िया से कि अपना मार्क्स बढ़ा लो, ठीक है, फिर हम्म। इंटरव्यू में मैनेज कर लो। फिर नया पैटर्न आया, नए हम्म। पैटर्न में एक पेपर है फिर इंटरव्यू है, और आपके पहले पेपर में 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी अगर आपका मेन पेपर खराब हुआ तो हम्म। आपके पास कोई चांस नहीं कि आप इम्प्रूव कर लो। पहले माइनस मार्किंग नहीं रहता था, तो लोग हम्म। मेंस में बहुत अच्छा करके मार्क्स लाके अपना रिकवर कर लेते थे प्री मेंस का। लेकिन हम्म। अब 2 स्टेज पे पेपर होता है, आपका मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो आपको बहुत सावधानी से पेपर देना रहता है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी रहती है। आपने क्वेश्चन गलत किया तो उसका मार्क्स तो जाएगा ही, माइनस जो सही रहेंगे उनको भी वो माइनस कर देता है। तो हम्म। पेपर के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हम्म। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट का।
हम्म। हम्म, अच्छा, किसी भी प्रिपरेशन तो के एमबीबीएस। ड्यूरिंग में। हम्म, जी जी बोलिए। पूछो आप। मैं यही कह रही थी कि एमपीपीएससी में जो पैटर्न है उस हिसाब से बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है, सब्जेक्ट को डीप एनालिसिस करना जरूरी है। अच्छा, टेक्निकल और जी, नॉन टेक्निकल का मतलब डिवाइड कितने में होता है, कितना नॉन टेक्निकल आता है, कितना टेक्निकल पूछा जाता है मेंस एग्जाम इस पेपर में 50 क्वेश्चंस रहते हैं नॉन टेक्निकल के में? और 100 क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल के। तो अच्छा। आपको इसमें कट ऑफ रहता है कि 40% दोनों का क्लियर करना रहेगा तभी आपकी कॉपी चेक होगी। मतलब नॉन टेक का 50 क्वेश्चन में ना आपका 40% सही होना चाहिए, तभी आपका मेंस का क्लियर मतलब आप माने जाओगे। जैसे अगर ऐसा है कि टेक्निकल में तो आपने अच्छा स्कोर कर लिया लेकिन इधर आपके 40% सही नहीं है तो हम्म। आपका कॉपी चेक नहीं होगा, ऐसा रूल होता है इसमें। तो आपको हम्म। 40% मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी रहती है नॉन टेक का भी। बाकी लोगों के मार्क्स जो आते हैं वो टेक्निकल से ही आते हैं क्योंकि टेक्निकल का वेटेज ज्यादा है, 100 क्वेश्चन रहते हैं टेक्निकल के। अच्छा, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में कुछ मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया और उस काम को करते रहने में कंसिस्टेंसी होना। तो आपने बेसिकली ये दोनों एलिमेंट्स कैसे मेंटेन रखे हैं? मुझे तो यही था लाइफ में कि कुछ करना है, तो कभी कभी ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है, वो हम्म। मेरे को बहुत खास नहीं पसंद थी। तो मेरे को ये लगा कि जो सब्जेक्ट मुझे कम पसंद है उसको हम्म। मैं थोड़ा कम टाइम दूं, लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है जैसे सॉइल है, मेरे सब्जेक्ट के नाम है कई सारे, जैसे हम्म। ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब्जेक्ट ऐसे थे इनका वेटेज भी बहुत है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। तो मुझे हम्म। लगता है 20-80 रूल होना चाहिए कि 80% चीजें आप बहुत अच्छे से कर लो, 20% आप थोड़ा छोड़ भी सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा है उसको आप छोड़ नहीं सकते हो बिल्कुल भी। तो जिस सब्जेक्ट का हम्म। वेटेज बहुत ज्यादा है आपको बहुत अच्छे से करो, आपका मन नहीं है तो भी पढ़ो क्योंकि हम्म। सामने वाला जिससे आपका कंपटीशन है वो पढ़ रहा है। तो हम्म। माइंड में जब भी कंपटीशन करो तो ये सोच के, जब मेरे को लगता है जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है तो आप ये हम्म। सोचो कि दूसरा बंदा जिससे मेरा कंपटीशन है वो ये चीज को समझ लिया होगा, तो हम्म। आपको थोड़ा आसानी होगी। क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं जा रहा तो आप हमेशा ये सोचो कि जिससे कंपटीशन है ना वो टाइम मैनेजमेंट कर लिया होगा और उसने ये भी पढ़ लिया होगा, तो हम्म। उसको बनेगा आपको नहीं बनेगा, तो रेस से आप बाहर हो जाओगे। तो कंपटीशन में ये है कि आपको मन है तब भी पढ़ो, नहीं मन है तब भी पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। पर ये है हम्म। कि पढ़ने को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो तो चीजें आसान हो जाती हैं। हम्म। बाकी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट का कौन सी सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे रहे हो, तो सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट रहता है। जो आपको समझ आ रही है उसमें आपको कम टाइम देने की जरूरत है, जो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रही उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अच्छा, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहां आपसे टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए या नॉन टेक्निकल पूछे गए? कैसा डिस्कशन रहा आपका? मेरा इंटरव्यू रैकवार सर के बोर्ड में था, चंद्रशेखर रैकवार नाम है सर का। हम्म। तो मेरे से पहले एक लड़का निकला बाहर, वो हम्म। बहुत डरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कैसा गया तो वो बोला पूरा छील देते हैं सर। तो हम्म। मैं बहुत फियर के साथ अंदर गई थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा इसको छीले हैं तो मुझे भी छील देंगे बहुत। तो जब मैं गई तो उनने बहुत अच्छे से मेरा नाम पूछा, मेरा रोल नंबर पूछा, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई, मुझे समझ आया कि चीजें सही जाएंगी, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम्म। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इससे पहले इंटरव्यू दिए हैं, मैंने बोला सर नहीं दिया है क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था ये। तो उनने मेरे से पूछा आप जॉब पे हैं, क्योंकि मैं करंट में जॉब पे हूँ, सब इंजीनियर हूँ WID पे। फिर उनने मेरा पूछा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, उनका बेसिकली ये जानना था कि मैं काम रियल में कर रही हूँ कुछ की नहीं कर रही हूँ। तो मैं नई नई ज्वाइन हुई थी तो बहुत मेरे को एकदम क्रेज था काम करने का, तो मैं बहुत साइड जाती थी, खूब घूमती थी। तो हम्म। उनने मेरे से एक गोरुमा डैम है हनुमाना में, तो हम्म। गोरुमा डैम का काफी डिटेल पूछा कि वो किस डायरेक्शन में है, आप अगर किसी को बताना है कि गुरुमा जाना है तो आप कैसे जाओगे। तो फिर मैंने लोकेशन बताई कि सर पहले रीवा से जाएंगे मऊगंज, मऊगंज से हनुमाना। तो हम्म। बेसिकली मेरा पूरा जो इंटरव्यू था हम्म। स्टार्टिंग में पूरा मेरे जॉब के
प्रोफाइल पे गया है। उसके हम्म बाद सर ने मेरे से टेक्निकल कई सारे मेरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे, तो हम्म मेरा इंटरव्यू ओवरऑल बहुत अच्छा था। मैं हम्म बाहर निकली तो मैं एक स्माइल के साथ निकली, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा गया है। हम्म। आपने इंजीनियरिंग से क्या सीखा? तो आपने अच्छा इंजीनियरिंग था। करी है तो इंजीनियरिंग ने आपको क्या सिखाया 4 साल के दौरान? मैंने इंजीनियरिंग में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, पर एक चीज हम्म जो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो मैंने सीखा है, रिवर का हम्म प्योरिफिकेशन होता है। ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, ये मैंने पढ़ के सीखा है। जैसे रिवर में कचरा डाल दो ना, तो मुझे लगता था कि कचरा रिवर में चला गया तो रिवर का वाटर पल्यूट हो गया। वो हम्म रियल में पल्यूट हो जाता है, लेकिन हम्म रिवर का ना एक सेल्फ प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है। रिवर अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो हम्म उसकी मैंने 4 स्टेजेस देखी कि जब कचरा डालो ना, तो हम्म कचरा डालने से कचरे के ठीक होने तक 4 स्टेज होती है। तो रिवर हम्म अपने आप को रिकवर करती है। पहले हम्म वो जो उस कचरे को डिग्रेड करती है ना। हम्म फिर उसमें हम्म एक्टिव डिकम्पोजिशन होता है। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट हम्म साधारण भाषा में बोलूं तो रिवर में अगर कचरा डाल दो तो रिवर अपने आप को प्योरीफाई कर लेती है। ये हम्म रिवर का नेचुरल प्रोसेस होता है। हम्म किसी भी स्ट्रीम में अगर आप लिमिट में कचरा डालते हो तो उसका ये प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है बाय नेचर, कि वो हम्म अपने आप को साफ कर लेती है। तो हम्म ये चीज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसके पहले नहीं जानती थी कि अगर रिवर में कचरा डालो तो रिवर अपने आप को साफ कर लेती है। तो रिवर हम्म का अपना एक सेल्फ प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है। अगर उसमें लिमिट में कचरा डाला जाए तो अपने आप को साफ कर लेती है। हम्म। ये चीज मुझे इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज अच्छा। नॉर्मल कोई नहीं बता सकता। हम्म कोई इंजीनियर ही होगा, उसे पता होगा कि रिवर में कचरा डालो तो रिवर अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई कर लेती है। हम्म। अच्छा, और कोई मैंने एक स्पेशल। इंजीनियरिंग से सीखा कि बोलिए। कुछ नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। इंजीनियरिंग में मैंने इंजीनियरिंग में मैंने ये सीखा कि हम्म आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करो, क्योंकि इंजीनियरिंग में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। प्रिपरेशन के दौरान एक पढ़ो दूसरा भूलता है, दूसरा पढ़ो तीसरा भूलता है। तो मैंने ये सोचा कि यार, ये जो मेरे 24 घंटे हैं, मैं इनमें एफर्ट देती हूँ, समझ हम्म नहीं आते सब्जेक्ट मेरे को, एक पढ़ो दूसरा भूलता है, दूसरा पढ़ो तीसरा भूलता है। तो मेरे कॉलेज में एक सर थे, मैं हम्म बोली सर मुझे पता कैसे चलेगा मेरी प्रिपरेशन हो गई, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी किसी चीज की प्रिपरेशन करी नहीं है। तो सर हम्म मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरी प्रिपरेशन कब मैं मानूं कि हो गई है। हम्म तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रिपरेशन कभी भी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हो गई है, क्योंकि प्रिपरेशन कभी खत्म नहीं होती। तुम जिस दिन अपने सारे सब्जेक्ट को 1 घंटे में रिवाइज कर लोगी पूरा मन हम्म में, जितने हम्म भी सब्जेक्ट हैं, उस दिन तुम जान लेना तुम्हारा मतलब अब हो गया है, तुम सेचुरेशन पॉइंट पे आ गई, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे सच में याद है, जिस दिन मेरा पेपर होने वाला था उसके दिन पहले 1 घंटे में मैंने जितने सब्जेक्ट थे इंजीनियरिंग के, हम्म उनके सारे फार्मूला सारी चीजें सब कुछ 1 घंटे में रिवाइज कर लिया। तो मुझे सर का यही याद आ रहा था कि तुम 1 घंटे में रिवाइज जिस दिन कर लोगी, तुम सोचना सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम्म कई चीजें रहती हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते ना कम्पैक्ट हो जाता है, तो समय फिर कम लगता है। हम्म ऐसा तो पढ़ने से चीजें कम्पैक्ट होती है। हम्म। आपकी तरफ से कोई एक स्पेशल मैसेज उन बच्चों के लिए जो अभी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि आप लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स की तरह है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो अभी गांव से अपनी पढ़ाई कर रही हैं, तो आपका कोई एक स्पेशल मैसेज उनके लिए? मुझे तो यही लगता है, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सेल्फ बिलीव रखो, क्योंकि गांव में पेरेंट्स भी बिलीव नहीं करते बच्चों पे। उनको लगता है अरे ये तो किसी काम का नहीं है। लड़कों का हम्म भी सोचते हैं, लड़कियों को तो और ज्यादा सोचते हैं। लड़कियों का तो ऐसा सोचते हैं कि दूसरे के घर में जाके चूल्हा चौका ही करना है, तो वही काम सीख ले अच्छे से। हम्म तो ये चीज है, तो सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पेरेंट्स को लोग आके बोल देते थे कि आपने गलत करवा दिया इंजीनियरिंग करवा के, इसका अब कुछ नहीं होगा। इंजीनियरिंग में कहाँ इतने बड़े बड़े बच्चे, आईआईटी के बड़े बच्चे रहते हैं, आईटी के रहते हैं, कहाँ ये कम्पीट कर पाएगी, एक छोटे से कॉलेज की है। तो मैं हमेशा बोलती थी कि यार मेरे को लगता है हो जाएगा सिलेक्शन मेरा, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। तो हम्म दूसरा क्यों मुझे जज कर रहा है, जो मुझे नहीं जानता मैं कितना एफर्ट डाल रही हूँ। तो गांव हम्म की गर्ल्स का मैं यही कहूंगी कि सेल्फ बिलीव रखो। दूसरा कहे ना कि तुम्हारा नहीं होगा, तुम बोलो यार होगा मेरा, तुम मुझे मत बताओ मेरा नहीं होगा। तो हम्म सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। पेरेंट्स अगर कह रहे नहीं होगा ना, तुमको बोलो होगा, मैं करके दिखाऊंगी। और
मेहनत करोगे तो यार जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। हम्म। तो यही मैं कहूंगी गर्ल्स को, खासकर गर्ल्स को, कि अपने ऊपर बिलीव रखो। खुद से हम्म। मत बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि खुद ही बोल दो कि नहीं कर पाऊंगी तो दूसरा मोटिवेट करने नहीं आएगा। खुद पे हम्म। रखो, खुद पे बोलो कर लूंगी, और मेहनत करो, सच में मेहनत करो तो जरूर होगा। Okay. So at last, I am so thankful to you that you have given us your precious time. So thank you very much. थैंक यू सो मच, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you. जैसा कि गांव से